सामईन करام, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जराइम की दुनिया की कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मास्टर ने मुझे गैर इंसानी अजियतें दे देकर इकबाल जुर्म करवाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सख्त हो चुका था और प्यार से महरूम दिल ऐसा पत्थर बन गया था कि अजियत, तशद्दुद और जुल्म से ये और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। एक रोज चचा मास्टर के यहाँ आया और बताया कि मेरा बाप नागपुर में मर गया है। मेरे लिए दुनिया अंधेर हो गई थी। अब उम्मीद की जरा सी जो किरण थी वो भी मिट्टी में मिल गई। चचा ने मुझे अपने यहाँ चलने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। दोनों ने बहुत इसरार किया लेकिन मैं न गया। दूसरे रोज मास्टर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो खुद भी अब उस घर में रहना नहीं चाहता था। मुझे अपने मकान के किराए का आसरा था। सोचा किरायादारों से 5-10 रुपए कम किराया ले लिया करूंगा और वहीं एक कमरे में जा रहूंगा। मास्टर के घर को आखिरी सलाम करके मैं किराएदारों के यहाँ गया तो वहां ताला लगा देखा। मालूम हुआ कि वो 2 माह की छुट्टी पर कहीं बाहर गए हुए हैं और मैं मुंबई शहर की गलियों, फुटपाथों, सड़कों और बागों में मारा मारा फिरने लगा। एक रात रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में सोया। अगली रात कब्रिस्तान में माँ की कब्र के पास सोया और उससे अगला दिन मेरे लिए कयामत का दिन था। ये फाके का तीसरा रोज था। पास पल्ले फूटी कोड़ी भी नहीं थी। भीख मांगी ना गई। जी में आई किसी घर या होटल में नौकरी कर लूं, लेकिन माँ का इकलौता और लाडला बच्चा किसी के झूठे बर्तन मांजने पर आमादा ना हुआ। मैंने बाजार का रुख किया। उस वक्त मुझे माँ याद आई। ना बाप, ना ये ख्वाहिश कि कोई मुझे प्यार से बेटा कहे। बस एक ही ख्वाहिश थी कि कोई रोटी का टुकड़ा फेंक दे और मैं उठाकर खा लूं। टांगें लरजने लगीं, सर डोल गया, आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उस धुंध में मुझे रोटी कबाब वाले के रेड़े के नीचे कीचड़ में पड़ा रोटी का एक टुकड़ा दिखाई दिया और मैं उस टुकड़े पर जा गिरा। पेशतर इसके कि मैं उससे कीचड़ साफ करता, टुकड़ा मेरे पेट में पहुंच चुका था। उस एक लुकमे ने भूख की आग को और ज्यादा भड़का दिया। थोड़ी ही दूर आगे किसी हकीम या मदारी ने मजमा लगा रखा था। मैंने एक आदमी की पतलून की जेब में 5 रुपए के नोट का कोना देखा। दूसरे लम्हे मेरा हाथ उसकी जेब में था और उसी लम्हे उसका हाथ मेरी कलाई पर था। मैं चीखने चिल्लाने लगा, भूखा मर रहा हूं, मत मारना मुझे, 3 रोज से भूखा हूं। मैं अपने हशर से आगाह था। थप्पड़ों और घूंसों से बचने के लिए दूसरा हाथ चेहरे पर लपेट लिया, लेकिन उसने मुझे ना थप्पड़ मारा ना घूंसा। वो मुझे मजमे से एक तरफ ले गया। मैं रोए और चिल्लाए जा रहा था। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, चुप हो जाने को कहा और 5 का नोट निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया। बोला, डरो नहीं, ये नोट अपने पास रख लो, भूख लगी है। मैंने कहा, बहुत भूख लगी है। वो मुझे अपने घर ले गया। अजीब वीरान सा घर था उसका, जहां जाते ही मेरा दिल डूबने लगा। अपनी उम्र और कसम पुरसी देखते हुए दिल में तरह तरह के खदशात आए। उसके घर का माहौल घरेलू था ही नहीं। वो मुझे कमरे में बिठाकर बाहर गया और लौट आया। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़का रोटियां, सालन और खीर की प्लेट ले आया, जिसे देखकर मैं सब खौफ भूल गया और मैं रोटी पर टूट पड़ा। रोटी खा चुका तो उसने दूध पिलाया। वो रह रह के मेरे सर पर हाथ रखता था और बाप की तरह पुचकार पुचकार कर बातें करता था। उसने मुझसे पूछा मैं कौन हूं, तो मैंने माँ के मरने से लेकर उसकी जेब में हाथ डालने तक की रुदात सुना डाली। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे अपना बाप समझो और इस घर को अपना घर समझो। मुझे ऊंघ आई तो उसने मुझे लेट जाने को कहा। दिन का पिछला पहर था। मैं लेटा और सो गया और दूसरे दिन दोपहर को आंख खुली। वो कमरे में टहल रहा था। मैं जागा तो उसने मुझे फिर खाना खिलाया और कहा, देख बच्चे, किसी की जेब से यूं नोट नहीं निकाला करते, आ मैं तुझे बताऊं। और उसने मुझे जेब तराशी का पहला सबक दिया। 2-4 रोज ही में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मुंबई का मास्टर गिरा कट है, उस्ताद गुंडा जिसका गिरोह सारी मुंबई में फैला हुआ था। शहर के तमाम जेब कतरे, उठाई गिरी और रंडियां उसकी मुरीद थीं। जेदा अपने माजी की दास्तान सुना रहा था। उसके लबो लहजे में खूनख्वारी नहीं थी।
अंदाज में मुजरिमाना जहनियत की हल्की सी भी झलक नहीं थी। कोई अजनबी उसे देखता तो यही कहता कि कमजोर और बेबस सा ये आदमी सितम रसीदा है और अभी धाड़े मार मार कर रो पड़ेगा। उसकी आंखें आंसुओं को रोकने की कोशिश में लाल सुर्ख हुई जा रही थी। कभी उसकी जबान से अल्फाज के बजाय आह निकल जाती थी। बूढ़ा मौसीकार बेखुद बैठा जेदे की दास्तान में जैसे तहलील हो गया था। जेदा कह रहा था, मुंबई के उस उस्ताद ने मुझे जेब तराशी के तमाम दाव पेच सिखा दिए और अपने घरों में शामिल कर लिया। फिर मुझे ताले तोड़ने और राहजनी में माहिर बना दिया। उसने मुझे पीटा भी, प्यार भी किया, लेकिन अब मैं पिटाई की अजियत और प्यार की लज्जत से बहुत दूर निकल आया था। मैं थोड़े ही अरसे में उसका सही जानशीन साबित हुआ। बाबा, तुम ये सुनकर शायद हैरान होगे कि मैं इस पेशे में लिखने पढ़ने को नहीं भूल सका। मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ डाली। मैं एक डायरी भी लिखता हूँ। दिल में गुबार सा है जिसे सुनने वाला कोई नहीं होता। मैं ये गुबार डायरी में उगल दिया करता हूँ। चंद फिक्रे लिख के यूं तस्कीन हो जाती है जैसे मैंने किसी को हाले दिल सुना दिया हो। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो मैं कराची आ गया और अपना गिरोह बना लिया जिसका मैं अब सरदार हूँ। सारी कराची में जाल बिछा रखा है। उस जाल से कोई महफूज नहीं। पुलिस, कानून, हाकिम, वजीर सभी मेरे जाल में उलझे हुए हैं। वो चुप हो गया, फिर बोला, मगर अब मैं खुद एक जाल में उलझता जा रहा हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक लड़की है जिसे मैंने खरीदा था। खरीदा था? बूढ़े मौसीकार ने हैरत ज़दा होकर पूछा। हाँ, जेदे ने कहा, हर रात बेचने के लिए, लेकिन अब तक उसे बेचा नहीं। मैंने उसे खरीद कर घर रख लिया था, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे खरीद लिया है। उसने मुझे अपनी ज़ात में इस तरह उलझा लिया है कि मैं उसके सामने अपने तमाम दाव पेच भूल जाता हूँ। और एक बच्चा है जिसे शायद कभी का कूड़े क्रिकेट का कोई ढेर निगल चुका होता, लेकिन मैंने उसे जिंदगी दी है। अब यह बच्चा मुझ में एक नई जिंदगी पैदा करता जा रहा है। बच्चा किसका है? बूढ़े ने पूछा। उसी लड़की का? नहीं, जेदा बोला, ये एक और दास्तान है। वो एक बिन ब्याही माँ का बच्चा है। उस लड़की और बच्चे ने मुझ में ऐसी हलचल मचा दी है जिससे मैं कोसों दूर भागता रहा। उस हलचल में एक लुत्फ सा महसूस करता हूँ। वो दोनों जब रात मेरे पास बैठते हैं और खेलते हैं तो मेरे तसव्वुरों में ऐसी यादें उभर आती हैं जो मैं समझता था कि मर चुकी हैं, मगर आज लपक लपक कर उन यादों को और गई गुजरी बातों को पकड़ लेना चाहता हूँ। मैं लड़की और उस बच्चे से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन उनकी मासूम मुस्कुराहटों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं अपने आप में कैद हो गया हूँ। जेदा जैसे अचानक चौंक उठा हो, बोला, मैं चलता हूँ बाबा, नाज इंतजार कर रही होगी। नाज कौन? उसी लड़की का नाम नाज है, जेदे ने बताया। जाता हूँ बाबा, रात बहुत गुजर गई है। उम्र तो नहीं गुजरी, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। बैठो, खूब बातें करो। और देखो बेटा, हर रोज मेरे पास आया करो। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। उन दो मासूम हस्तियों में घुल मिल जाओ, अपने बाबा को अपना बना लो। तुम आओ बेटा, मेरे सीने से लग जाओ, अपने दुख मुझे दे दो। जेदे के आंसू बह निकले। तुमने कभी मुस्कुराते हुए आंसू देखे हैं? जेदे ने हथेलियों से आंखें पोंछ कर कहा। कभी रोती हुई मुस्कुराहटें देखी हैं? नहीं देखी तो मुझे देख लो। मेरे आंसू उस वक्त मुस्कुराते हैं जब मैं किसी का घर लूट लेता हूँ, किसी की जेब काट लेता हूँ, और जब मेरे चाकू के जख्म से किसी का खून बहता है, और जब तुम सा कोई प्यारा इंसान इस सितार की तरह मेरे जज्बात का साज छेड़ देता है तो मेरी मुस्कुराहटें रोती हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा किया करता हूँ कि बचपन में जब मैं मुंबई की सड़कों पर भूखा फिर रहा था तो मुझे जराइम की दुनिया के एक उस्ताद ने संभाल लिया। और शुक्र इस बात का ज्यादा अदा करता हूँ कि मुझे कोई उन शहरियों से ना मिल गया जो चोरों को चोर और अपने आप को शरीफ शहरी कहा करते हैं। तुम अजीब इंसान हो, बूढ़े मौसीकार ने हंसते हुए कहा। मैंने तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा। मैंने अपने जैसा इंसान खुद भी कभी नहीं देखा। मैं तो अच्छा भला था बाबा, मगर जब से नाज को अपने साथ रखा है और फिर ये बच्चा आ गया है तो मेरी हालत ये हो गई है जैसे अपने आप के लिए मैं अजनबी हो गया हूँ। अपने आप को पहचानना मुश्किल हो गया है। मैं कौन हूँ? मैं क्या था? अब क्या हूँ? कहाँ से चला था मैं? किधर जा रहा हूँ? मेरी मंजिल कहाँ है? बूढ़े मौसीकार ने धीमा सा कहकहा लगाया और कहा, पत्थर प्यार को नहीं तोड़ सकता,
प्यार पत्थर को तोड़ देता है, पत्थरों के आंसू निकाल देता है। जेदा जाने के लिए उठा और आह भरकर कमरे से निकल गया। रात का पिछला पहर था, हर सू खामोशी थी। क्वार्टरों और झोंपड़ियों की वसी बस्ती पर मौत का सकूत तारी था, मगर जेदे के सीने में हंगामे बरपा हो रहे थे, जिन्हें बूढ़े मौसीकार की प्यार भरी आवाज की गूंज थपकियां दे देकर सुला रही थी। जेदा आज रात इस तरह चल रहा था जिस तरह चोर उचक्के नहीं चला करते, चल ही नहीं सकते। उसका ज़मीर जैसे बोझ फेंक कर हल्का फुल्का हो गया था, मगर जेदा अपने साथ साथ एक साए को चलता महसूस कर रहा था। ये साया किसी चोर उचक्के का था और उसके खतूत जेदे से मिलते जुलते थे। जेदे ने बूढ़े मौसीकार को कहानी सुना तो दी, लेकिन उसकी हालत उस जंगजू की सी हो गई जिसकी तलवार मैदाने जंग में गिर पड़ी हो, या उस नाग किसी जो जहर कहीं उगल आया हो। उसके सीने का अलाव बुझ कर रह गया और उसकी जिंदगी में इनकलाब रूनुमा होने लगा। अपने आप से उलझ उलझ कर वो थक चुका था। अब उसने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया। दाखिली दुनिया में जो तुग़यानी आ गई थी, उसने अपना आप उसी के बहाव में डाल दिया। दिन गुजरते चले जा रहे थे, उनके पीछे वो रातें भी गुजरती गईं जो जेदे को कभी शराब में बदमस्त, कभी डकैती की वारदात करते और कभी किसी तवाइफ के हाथ देखा करती थी। मगर जेदे की कैफियत ऐसी हो रही थी जैसे शबो रोज उसके ऊपर से रेलगाड़ी की तरह गुजर रहे हों और उसका अंग अंग कट रहा हो। उसके शागिर्दों ने कई बार देखा कि शाम जब जेब कतरों और चोर उचक्कों का बाहर निकलने का वक्त होता है, जेदा पलंग पर लेटा हुआ है और बच्चा उसके पेट पर खेल रहा है, या वो फुटपाथ पर चला जा रहा है। लोगों को बटुओं में नोट डालते देखा भी है, मगर हाथ में कोई खिलौना उठाए चला ही जा रहा है। लेकिन शागिर्दों ने ये ना देखा कि रात को वो बाज औकात घर से गायब होता है तो जाता कहाँ है। वो ना तो किसी तवाइफ के यहाँ होता था, ना किसी अड्डे पर, ना किसी शिकार की खोज में। वो अपने बाबा मौसीकार के पास बैठा होता था। उसका गिरोह कराची के लिए बदस्तूर खौफो हरास बना हुआ था। शहर में जराइम की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो रही थी। जेदे के छोकरे अपने कारोबार में पहले से ज्यादा मसरूफ थे, लेकिन जेदा उनके साथ होते हुए भी उनसे अलग थलग सा रहने लगा था। उसके साथियों ने आगाज के चंद रोज उसकी खामोशी और बदले बदले से रवैये को ज्यादा अहमियत नहीं दी। सोचा शायद उस्ताद थक गया है। जब उसकी ला ताल्लुकी बढ़ने लगी तो मुन्ना और टीपू मुतफक्किर हुए और उसे राह पर लाने की कोशिश करने लगे। एक रोज जेदा सहन में टहल रहा था कि मुन्ना उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस्ताद, मुन्ने ने कहा, महीने गुजर गए हैं, तुम घर बैठे हो, माना कि मोहब्बत हो गई है, लेकिन जेदे ने उसे आगे बोलने ना दिया। उसकी तरफ कहर आलूद निगाहों से देखा और मुन्ना दुबक कर रह गया। फिर एक रोज जेदा डायरी खोले बैठा था। टीपू कमरे में टहल रहा था। दोनों के दरमियान बहुत सी बातें हो चुकी थीं। दोनों उकता चुके थे। मेरा मतलब ये नहीं, टीपू थक हार कर सुलहजू किस्म की बात पर आया। तुम यूं बैठ जाओगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। हमने तुम्हारा नमक खाया है उस्ताद। तुम हमारे पीरो मुर्शद हो, लेकिन बाज जगहों पर तुम्हारा साथ होना जरूरी है। इब्बन के घर का क्या हाल है? जेदे ने टीपू की बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। उन्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? वहां सब ठीक है, टीपू ने सटपटा कर कहा। वो मेरी जिम्मेदारी है। एक दिन जेदा कमरे में लेटा हुआ था कि एक नौ उम्र लड़का आया। उस्ताद, 20,000 का हार चाहिए तो आज मौका है। रास्ता साफ है। और नहीं चाहिए, जेदे ने गुस्से से कहा और करवट बदल ली। जाओ। और सुनो, अपना कोई आदमी गिरफ्तार तो नहीं हुआ? नहीं उस्ताद। और एक दिन मुन्ना उसे कह रहा था कि एक लीडर का पैगाम आया है, कल किसी दूसरी पार्टी के जलसे का प्रोग्राम है। तुम और टीपू समझ लो, जेदे ने कहा। उसका काम मेरे बगैर कर दो, तुम बच्चे तो नहीं हो। और सुनो मुन्ने, अपना कोई छोकरा गिरफ्तार तो नहीं हुआ? नहीं उस्ताद। दो लोंडे 6-6 माह काट कर परसों रिहा हुए हैं। एक दिन टीपू जेदे के पास आ बैठा। उस्ताद, सोल्जर बाजार में एक दुकान है। क्या है? रेडीमेड कपड़े। 200 तैयार बूशर्टें और हैमिल्टन के बहुत सारे थान हैं। कुछ और माल भी है, रात ताला तोड़ना पड़ेगा। 3 छोकरे काफी हैं, जेदे ने बेनियाजी से कहा। टैक्सी ले लेना और तुम खुद साथ जाना। दारुल हकूमत में सियासी शोबदाबाजियां अरूज पर थीं।
لیڈروں کو جیدہ، منّے، ٹیپو، بشیرے اور گلو بدماش اور ان کے گروہوں کی شدید ضرورت تھی۔ یہ تمام لوگ بوقت ضرورت حاضر ہو جاتے تھے، مگر اب ان میں جیدہ نہیں ہوتا تھا۔ وزیروں اور اٹھائی گیروں کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے، مگر جیدہ منظر سے غائب تھا۔ کوئی تلاش کرتا تو وہ ناز اور بچے کے پاس بیٹھا ملتا، یا جیکب لائن کے کوارٹروں میں موسیقار کے پاس۔ لیکن جیدہ اپنے گروہ کی کارگزاریوں سے بے خبر نہیں تھا، وہ صرف عملی طور پر الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ کمان اسی کے ہاتھ میں تھی، اسے حکومت کی شب و روز بدلتی پالیسیوں اور غیر یقینی سیاسی حالات کا مکمل علم تھا۔ وہ صرف فرنٹ لائن سے ہٹ آیا تھا، ہدایات اسی کی چل رہی تھی۔ رات کو وہ منّے اور ٹیپو یا کسی اور ساتھی کو بلا کر تمام سرگرمیوں کا حال سن کر اور ضروری ہدایات دے کر سوتا تھا۔ منا اور ٹیپو مطمئن نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ استاد ان کے ساتھ رہے۔ البتہ ناز مطمئن تھی، وہ صرف ایک کمی محسوس کر رہی تھی جس کا اس نے ایک دن اظہار کر ہی دیا۔ جیدے، آؤ اب ہم ایک ہو جائیں، ناز نے تشنا سے لہجے میں کہا۔ اب تو ہم میں دوری نہیں رہنی چاہیے، کیوں نہ شادی کر لیں؟ جیدے نے اس کی طرف دیکھا مگر چپ رہا۔ ناز نے جیدے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ جیدے نے یوں تسکین محسوس کی جیسے ناز نے آنکھوں کے راستے اس کی 30 برس کی بے چینیاں چوس لی ہوں۔ بڑے دروازے پر کسی کی دستک نے طلسم توڑ دیا۔ ناز نے باہر جا کر دروازہ کھولا، ایک لڑکا آیا تھا۔ استاد کہاں ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ وہ باہر گیا ہوا ہے، ناز نے بے رخی سے کہا اور پوچھا کیوں؟ اسے شمی اور بالی نے بلایا ہے، کہتی تھیں کہ آج رات انہیں کہنا استاد کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ناز نے تہکمانہ لہجے میں کہا، نہیں آ سکے گا۔ دوسرے روز منا اور ٹیپو اپنے کمرے میں جیدے کو ایک ڈکیتی کے لیے کہہ رہے تھے اور وہ انہیں ٹال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں چلے جائیں، لیکن وہ دونوں ٹل نہیں رہے تھے۔ استاد، تم آخر استاد ہو، ٹیپو نے کہا۔ آج تم نے ساتھ نہ دیا تو 60,000 روپیہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی ہاتھ آ جائے، منّے نے کہا۔ کم از کم 3 سونے کے ہار ہیں، ٹیپو بولا۔ جیدہ خاموش کھڑا سنتا رہا۔ ایک پستول اور ایک بندوق بھی ہے، منّے نے اضافہ کیا۔ نہیں، جیدے نے آہستگی سے کہا، میں ساتھ نہیں دے سکوں گا، تم چلے جاؤ۔ ٹیپو اور منا جھلا گئے۔ کیوں استاد؟ منّے نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ ہو چکی دادا گیری۔ عورت کی دوستی شیر کو گیدڑ بنا دیتی ہے، ٹیپو نے کہا۔ عورت کا غلام، منّے نے تنزیہ کیا۔ زن مرید، تم نے کہا تھا کہ میں اپنی دنیا کا خدا ہوں۔ تم نے انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا ہے۔ جیدہ خاموش کھڑا سن رہا تھا، جیسے سنگسار کیا جا رہا ہو۔ چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ منا اور ٹیپو شعلے اگل رہے تھے، آج خود ہی بک گئے۔ جی میں آتا ہے تیری ناز کی تکہ بوٹی کر دیں، اس حرامی بچے کا گلا گھونٹ دیں۔ تم نے عورتوں کو بازاروں میں بیچا ہے، ان دونوں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ گھر گھرستیاں اپنا کھیل نہیں۔ جیدہ جو کراچی کا بھوت اور گناہوں کی دنیا کا دیوتا تھا، منّے اور ٹیپو کے درمیان بے بس کھڑا تھا۔ ان دونوں کی لان تان زہر میں بجھے ہوئے تیر بن کر اس کے سینے میں اترتی جا رہی تھی۔ جیدے استاد، منّے نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا اور کہا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کیا ہو؟ تم جن بھوت تو نہیں، تمہاری طاقت ہم ہیں۔ کہو تو کل سلطانی گواہ بن کر تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں۔ استاد ہو ہمارے، اس لیے وفادار ہیں، ٹیپو نے کہا۔ اس لڑکی کو چلتا کرو، نہیں کرو گے تو اسے ڈھونڈتے پھرو گے۔ جیدہ یوں چونکا جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ اس نے کرتے کے اندر ہاتھ ڈالا اور بڑی تیزی سے ناف سے خنجر نکال لیا۔ وہ ٹیپو کی طرف بڑھا، ٹیپو نے چاقو نکال لیا۔ دونوں کے چہروں پر قہر اتر آیا۔ منا ان کے درمیان میں آ گیا۔ ایک عورت کی خاطر، منّے نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ شاگرد استاد کے مقابلے پر اتر آیا ہے۔ ہوش میں آ استاد، کہو تو ایسی 10 لڑکیاں تمہیں لا دیں۔ جیدے کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور وہ خاموشی سے ٹیپو کو گھور رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، منّے نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بٹھا دیا اور سگریٹ نکال کر اس میں چرس ڈالنے کے لیے تمباکو نکالنے لگا۔ اس نے کہا، کیا ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہونا ہے؟ جیدے نے خنجر ناف میں اڑس لیا اور باہر کو چل پڑا۔ منّے نے اس کا ٹخنا پکڑ لیا۔ ارے جانے دو اسے، ٹیپو نے غصے اور مایوسی کے ملے جلے لہجے میں منّے سے کہا۔ دیکھ لی اس کی مردانگی، سالہ
2 पैसे की छोकरी के लिए जिगरी यारों को खंजर दिखा रहा है। जेदा रुक गया। उसने अपने दोनों जिगरी यारों को ऐसी अजीब सी नजरों से देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। ना जाने वो क्या करता या क्या कहता। सहन में किसी के दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी जो कमरे में आ गई। जेदे के गरोह का एक नौउम्र लड़का था। उस्ताद, लड़के ने हाँफती कांपती आवाज में कहा, जल्दी निकलो, अल्लाह कसम मजा आ जाएगा। क्या है? जेदे ने पूछा। आज सैकड़ों जेबें काट लो उस्ताद, लड़के ने लड़कों की सी शौखी से कहा। सारा शहर बोहड़ी बाजार में जमा हो गया है। सीधी बकवास कर, बात क्या है? टीपू ने लड़के को डांट कर कहा। बोहड़ी बाजार को आग लगी हुई है, लड़के ने कहा। दुकानें जल रही हैं, बाजार खाली हो रहा है। हजारों लोगों का हजूम तमाशा देख रहा है। किसी को अपना होश नहीं। दुकानों से दुकानदार माल बाहर फेंक रहे हैं। और उस्ताद, वहां ज्वेलरी की दुकानें भी हैं। मुन्ने ने जेदे से कहा। दिमाग ठिकाने करो उस्ताद। उठ होए टीपू। चलो उस्ताद, टीपू ने जेदे का बाजू पकड़ते हुए कहा। जेदे ने सर को झटका दिया और बेजान सी आवाज में कहा, मैं चलूंगा। तीनों बाहर निकल गए। लड़का उनके पीछे दौड़ पड़ा। बोहड़ी बाजार कराची का एक मशहूर बाजार है। आज ये वैसा नहीं जैसा हुआ करता था। ये 3-3, 4-4 मंजिला इमारतों का झुरमुट था। नीचे दुकानें और ऊपर रिहायशी फ्लैट थे। इमारतों के दरमियान गलियां भूल भुलैयों की तरह थी। हर गली मार्केट थी। हर किस्म की दुकानें थीं। कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की, और यहाँ जनरल स्टोर भी थे। उन गलियों में हर चीज मिल जाती थी। सिर्फ चलने का रास्ता नहीं मिलता था। रात को ये दुकानें दिन का मंजर पेश करती थीं। यह कराची का मशहूर शॉपिंग सेंटर था। बोहड़ी बाजार की रौनक में आज इजाफा हो गया है और ये शॉपिंग सेंटर ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। तमाम इमारतें सीमेंट और सरिये से तामीर हुई हैं। इससे पहले इमारतें कराची की पुरानी इमारतों की तरह ईंटों और पत्थरों से बनी थीं। छतें लकड़ी की थीं, उनमें ईंटें और पत्थर इतने नहीं थे जितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई थी। बाज फ्लैटों के फर्श भी लकड़ी के थे। 1957 के आखिर में कराची के इस बारौनक और वसी इलाके को, जो बोहड़ी बाजार कहलाता है, आग लग गई। आग इस तरह लगी कि फुटपाथ पर आतिशबाजी वाले ने अपना आतिशगीर सामान फैला रखा था। कराची के फुटपाथ भी बाजार ही होते हैं। पुलिस और कॉरपोरेशन की करम नवाजी से फुटपाथ के दोनों तरफ जमीन पर कपड़े बिछाकर दुकानें लगी होती हैं और उनके दरमियान 1.5 फुट रास्ता लोगों के लिए रह जाता है। बोहड़ी बाजार के पहलू से गुजरती हुई एक चौड़ी सड़क के फुटपाथ पर ऐसा ही बाजार लगा रहता था। उनमें एक आतिशबाज भी था जिसने हवाइयां और पटाखे जमीन पर फैला रखे थे। किसी ने गुजरते गुजरते सिगरेट का जलता हुआ आखिरी सिरा बेएहतियाती से फेंका और भीड़ में बहता आगे निकल गया। जलता सिगरेट हवाइयों की बत्तियों से जा लगा। बत्तियों ने आग पकड़ ली और 3-4 हवाइयां, जिनके मुंह बोहड़ी बाजार की बड़ी दुकानों की तरफ थे, जलकर उड़ी और एक ऐसी दुकान के अंदर चली गईं जिसमें तरह तरह के केमिकल पड़े थे। हवाइयां आतिशगीर केमिकल में जा फटी। केमिकल का मर्तबान बम की तरह फटा और आनन फानन दुकान आतिशफिशां बन गई। हमारे यहाँ चूंकि ऐसे हंगामी हालात से निमटने की कोई ट्रेनिंग नहीं, इसलिए लोगों में भगदड़ मच जाती है। बोहड़ी बाजार में भी ऐसे ही हुआ। लोग जिधर को मुंह आया एक दूसरे को रौंदते कुचलते भाग उठे। आग फैल गई। छतें लकड़ी की थीं। छतें जलने लगीं। दुकानों के दरमियान से ऊपर फ्लैटों को जाती सीढ़ियां लकड़ी की थीं। उस सदियों पुरानी खुश्क लकड़ी ने फौरन आग पकड़ ली। आग दूसरी दुकानों में दाखिल हो गई। किसी मकान को लगी हुई आग के शोलों की आवाज बड़ी खतरनाक हुआ करती है। ये शोले दहशत तारी कर देते हैं। लोग सिवाय भागने के कुछ भी नहीं कर सकते। बोहड़ी बाजार की आग में यूं हुआ कि लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। इस हजूम में इजाफा हो रहा था और इस हजूम ने वो सड़कें रोकनी थीं जिधर से फायर ब्रिगेड को आना था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं तो उन्हें हजूम आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रहा था। आग तेजी से फैल रही थी। जब जेदा, मुन्ना और टीपू वहां पहुंचे, उस वक्त आग साथ वाली इमारतों को लपेट में ले चुकी थी। उनकी दुकानें जल चुकी थी और उनके ऊपर फ्लैट जल रहे थे। हवा बहुत तेज चल रही थी। शोले इंसानों की मता और जानों को बेदर्दी से चाटते हुए हर तरफ फैल रहे थे। सिर्फ एक फायर इंजन उन शोलों से नबर्द आजमा था। एक फायर इंजन बेकार खड़ा था। शहरों में कई जगहों पर जमीन के नीचे फायर हाइड्रेंट बने होते हैं।
یہ ایک کم و بیش 3 انچ کھلا نل ہوتا ہے جس کے اوپر چوڑی دار ڈھکنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سطح زمین کے ساتھ ایک بڑا ڈھکنا چڑھا ہوتا ہے۔ فائر بریگیڈ والوں کو ان سے واقفیت ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایک بڑی سی چابی ہوتی ہے، اس سے وہ فائر ہائیڈرنٹ کھول لیتے ہیں اور اس پر اپنا پائپ چڑھا دیتے ہیں۔ اس 3 انچ کھلے نل سے بہت تیز پانی آتا ہے جو فائر انجن کی ٹینکی میں جاتا ہے اور فائر انجن اسے پائپوں کے ذریعے دور اوپر پھینکتا رہتا ہے۔ فائر انجن جو بیکار کھڑا تھا وہ اپنی ٹینکی کا پانی استعمال کر چکا تھا۔ اس نے جو فائر ہائیڈرنٹ کھولا تھا وہ خشک تھا، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہ انجن سڑک پر کھڑا صرف ٹن ٹن کر رہا تھا۔ 2 فائر انجن ہجوم کے عقب میں کھڑے ہارن بھی بجا رہے تھے اور ان کی گھنٹیاں ٹن ٹن کا واویلا برپا کیے ہوئے تھیں، مگر ہجوم کو آسمان کی طرف لپکتے شعلوں نے جیسے ہیپناٹائز کر رکھا تھا۔ ہجوم اپنی جگہ سے سرک نہ سکنے والی چٹان بن گیا تھا اور یہ ہجوم جو تماشا دیکھ رہا تھا وہ بڑا ہی بھیانک اور ہولناک تھا۔ ملحقہ بازار خالی ہو رہے تھے۔ آگ کی زد میں آئے ہوئے 6 منزلہ مکانوں میں رہنے والے اپنا سامان اوپر سے نیچے پھینک رہے تھے۔ یہ فلیٹ بھول بھلائیوں کی مانند تھے، ان کے مکین گیلریوں اور سیڑھیوں کے پیچ و خم میں ہجوم کر کے پھنسے ہوئے تھے۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے اور کچلے بھی جا رہے تھے۔ نیچے سے دھواں اوپر جا رہا تھا، بعض سیڑھیوں کو آگ لگ چکی تھی۔ بعض لوگ بالائی منزل کی کھڑکیوں اور بالکنیوں سے کود آئے اور سڑک پر گر کر مر گئے۔ آگ نے ان کے نکلنے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ جل کر مرنے سے انہیں کود کر مرنا زیادہ اچھا لگا اور کراچی کا ہجوم دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ اس ہجوم نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ ایک آدمی نے اوپر سے چھلانگ لگائی تو راستے میں بجلی کے موٹے موٹے تاروں پر آ پڑا جن میں سے برقی رو گزر رہی تھی۔ اس کے انجام کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو قیامت تھی۔ چھتوں، سیڑھیوں، فرشوں اور بالکنیوں کی جلتی ہوئی لکڑی رائفلوں کے دھماکے جیسی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ شعلے غرا رہے تھے۔ ان آوازوں کے ساتھ فلیٹوں سے بھاگنے والے مکینوں کی چیخ و پکار، تماشائی ہجوم کا شور اور اس میں سے راستہ بنانے کی کوشش میں فائر انجنوں کی ٹن ٹن اور ان کے چیختے چنگاڑتے ہوئے ہارن، یوں نظر آتا تھا جیسے سارا کراچی جل کر رہے گا۔ لوگوں کی جیبیں اس وقت کٹتی ہیں جب وہ بسوں پر ہلہ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور دھکے کھاتے بسوں میں اپنے آپ کو ٹھوستے ہیں، یا اس وقت جب وہ مداری کا تماشا دیکھنے میں محو ہوتے ہیں، یا جب کھوئی ہوئی جوانی واپس دلانے والے حکیم کے مجمع میں کھڑے اس کی پرفریب باتوں سے مسحور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھی بازار کی آگ تو ایسا تماشا تھا کہ ہجوم میں کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ دھکم پیل ایسی جیسے پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں۔ یہ دھکم پیل اور ہجوم کی یہ محویت جیب کتروں کے لیے پکے ہوئے فصل کی مانند ہوتی ہے۔ درانتی لے کے کاٹتے چلے جاؤ۔ وہاں صرف جیدہ، منا اور ٹیپو ہی نہیں، سارے شہر کے جیب کترے پہنچ گئے تھے اور ہاتھ کی صفائی دکھا رہے تھے۔ ٹیپو نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے جلتے گھر سے 2 اٹیچی کیس اٹھا لایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت اور 2 بچے تھے۔ ایک اٹیچی کیس عورت نے اٹھا رکھا تھا۔ ٹیپو دوڑ کر آگے گیا اور اس آدمی سے کہا، ایک اٹیچی مجھے پکڑا دیں، آپ بچوں کو سنبھالیں، رو رہے ہیں۔ اس بد نصیب باپ نے ٹیپو کو کوئی ہمدرد انسان سمجھ کر ایک اٹیچی اسے دے دیا۔ 2 منٹ کے بعد اسے نہ یہ ہمدرد انسان نظر آیا نہ اپنا اٹیچی کیس۔ جیدہ اپنے روپ میں آ گیا تھا، جیدہ جیب کترا۔ وہ چونکہ استاد تھا اس لیے کوئی موٹی آسامی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک فیشنیبل عورت چیختی چلاتی بھاگتی نظر آئی۔ ایک فائر بریگیڈ کے افسر کے سامنے جا کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ جیدہ ان سے دور نہیں تھا، وہ اور قریب ہو گیا۔ جیدے کی تجربہ کار نگاہوں نے عورت کا جائزہ لے لیا۔ وہ زیورات پہنے ہوئے تھی۔ جیدے نے حساب لگا لیا کہ اس کے گلے کا ہار 1000 کی مالیت کا ہوگا، کانوں کے بندے 250-300 کے اور 3 انگوٹھیاں 100 روپے کی۔ عورت بجائے خود بری نہیں تھی، عمر 25 کے لگ بھگ تھی اور قد بت موزوں تھا۔ اس قیامت میں کسی عورت کو اڑا لینا مشکل نہیں تھا، لیکن جیدے کی نظر زیورات پر تھی۔ عورت رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور وہ فائر بریگیڈ کے افسر کے گلے میں باہیں ڈالے اسے کھینچ رہی تھی۔ افسر اسے پرے دھکیل رہا تھا۔ جیدہ ذرا اور قریب ہو گیا۔ خدا کے لیے میرا بچہ نکال لاؤ، عورت چیخ رہی تھی۔ اس سامنے والے کمرے میں سو رہا تھا۔
خدا کی راہ میں میرے بچے کو نکال لاؤ۔ محترمہ ذرا دیکھیے تو، افسر نے کہا، بچہ اب تک۔ عورت نے لپک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، نہیں، یوں نہ کہو، 1,000 روپیہ انعام دوں گی۔ کسی آدمی سے کہو میرا بچہ زندہ ہوگا، آپ اسے نکال سکتے ہیں۔ جیدہ اور قریب ہو گیا۔ ایک آدمی دوڑا آیا، وہ اس عورت کا خاوند تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ نجمہ صبر کرو، اس نے عورت کو کندھے سے تھام کر پرے لے جاتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ عورت پاگل ہوئی جا رہی تھی، خاوند کے گلے لگتی، کبھی افسر کی طرف لپکتی، مگر فائر بریگیڈ کا افسر کسی کی جان بچانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہ وہ گھبرایا ہوا تھا، نہ اس کی حرکات میں کسی قسم کی سرگرمی یا ضروری پن تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آگ اس کے 4 انجنوں کے بس سے نکل گئی ہے۔ کیوں صاحب؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ اور انجن نہیں آ رہے؟ اس طرح تو شہر جل جائے گا۔ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے فائر فائٹنگ سکواڈ آ رہے ہیں، گھبرائیے نہیں۔ خامد اپنی بیوی کو گھسیٹنے لگا، مگر وہ عمارت کی طرف دیکھتی اور چیختی چلاتی تھی اور اپنے بچے کو پکارتی تھی۔ کیا ماجرا ہے بھائی؟ جیدے نے اس عورت کے خامد سے پوچھا۔ 2 سال کی عمر کا بچہ کمرے میں سوتا رہ گیا ہے، خامد نے جواب دیا، اور اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس سامنے والے کمرے میں، عورت نے کہا، وہ سامنے دوسری منزل پر۔ اب اس کی آواز بھی بیٹھتی جا رہی تھی۔ اس نے جیدے کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بڑی زور سے بولی، میرا بچہ، میرے بھائی، میرا لال جل رہا ہوگا، میرا لال، میرا لال۔ جیدہ جو ذرا سی دیر پہلے اس کے زیورات کی اور اس کے جسم کی قیمت کا حساب لگا رہا تھا، یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کی اپنی ماں اسے پکار رہی ہے، اور وہ جل رہا ہے۔ اس کے پاؤں تلے زمین یوں ہل گئی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اسے ایک ثانیے کے لیے اپنی ماں یاد آئی اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ ہر طرف وہ شور و غوغا تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ 2 اور انجن پہنچ گئے، مگر ہوا اس قدر تیز تھی کہ آگ پانی کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ جیدے کو فائر بریگیڈ کی سیڑھی پڑی نظر آئی۔ اس نے بچے کی ماں سے کہا، یہیں ٹھہرو۔ اس نے بلڈنگ کی طرف دیکھ کر پوچھا، وہ فلیٹ بتایا ہے دوسری منزل پر؟ ہاں، عورت نے جواب دیا، وہ بالکنی والا دروازہ۔ وہ فائر بریگیڈ والوں کی آہنی سیڑھی کی طرف دوڑا جو سڑک پر بیکار پڑی تھی۔ عورت کا خاوند اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ کیا میری بیوی نے تمہیں انعام کا لالچ دیا ہے؟ احمق نہ بنو، آگ اوپر پہنچ چکی ہے، آگے نہ جانا۔ جیدے نے اسے گھور کر دیکھا اور سیڑھی گھسیٹ کر لے گیا۔ اس نے سیڑھی اوپر کی تو بالکنی تک پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کے 2 آدمی اس کی طرف دوڑے، مگر جیدہ احمق نہیں، پاگل ہو چکا تھا۔ اس قسم کے نفسیاتی کیس انتہا پسند ہوا کرتے ہیں۔ ان کا اچھا کام بھی ایب نارمل حالت میں ہوتا ہے اور برا بھی۔ فائر بریگیڈ کے آدمیوں کے پہنچنے تک وہ سیڑھی پر چڑھ کر بالکنی تک پہنچ چکا تھا۔ اس طرف اس بلڈنگ سے کوئی شعلہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا کمرے آگ سے محفوظ ہیں۔ جیدے نے بند دروازے کو دھکیلا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیدے نے کواڑوں پر لاتیں ماری، زور زور سے کندھے سے ٹکرے ماری، ایک کواڑ ٹوٹ گیا۔ جیدے نے اپنے جسم کی طاقت کبھی نہیں آزمائی تھی۔ اسے پہلی بار پتا چلا کہ اس کے جسم میں طاقت ہے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے کواڑ کے تختے کو پکڑا اور اتنا زور لگایا کہ تختہ ٹوٹ گیا۔ نیچے ہجوم چلا رہا تھا، وہ دیکھو، وہ آدمی زندہ جلنے جا رہا ہے، وہ اندر گیا تو واپس نہیں آ سکے گا۔ اس ہجوم میں صرف ایک عورت تھی جو سڑک پر دوزانوں بیٹھ گئی اور دوپٹہ اپنے ہاتھوں پر پھیلا کر خدا سے اپنا بچہ زندہ مانگ رہی تھی، اور وہ رو رو کر اس اجنبی کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی تھی جو اس کے بچے کو جلتی ہوئی بلڈنگ سے نکالنے کے لیے تندور میں کود گیا تھا۔ جیدے نے کواڑ توڑ لیا تو رکا ہوا دھواں باہر نکلنے لگا۔ جیدہ جھکا، جسم کو سکیڑا اور ٹوٹے ہوئے کواڑ سے اندر چلا گیا۔ یہ فراخ کمرہ تھا، مگر دھواں اتنا کہ جیدے کو اچھی طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ لکڑی کی ایک الماری کے پیچھے آگ بھڑک چکی تھی۔ الماری کے پیچھے ایک کھڑکی تھی، اس کے کواڑ جل رہے تھے۔ دھوئیں سے جیدے کو کھانسی آئی۔ اس نے پلنگ سے چادر اٹھا کر اپنے سر اور چہرے پر لپیٹ لی۔ کمرے کے ایک کونے میں 2 برس کی عمر کا ایک بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، امی، امی۔ جیدے نے بچے کو دیکھا تو وہ ایک ہی جست میں بچے تک جا پہنچا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ دروازے کی طرف گھوما تو جلتی ہوئی الماری کا نیچے والا کونا جل چکا تھا۔ الماری ہیبت ناک گڑ گڑاہٹ سے دروازے کے سامنے گر پڑی، شعلے چھت تک جا پہنچے اور دروازہ بھی جلنے لگا۔
निकलने का रास्ता बंद होते देखकर जेदे का दिल डूबने लगा। कमरा तंदूर बन चुका था। उसने बच्चे को जिंदा उठा लिया था, मगर निकले किधर से? बच्चा तपिश और खौफ से चीख चीख कर पागल हो रहा था। जेदे का जिस्म झुलसने लगा। एक लम्हा जाया करना खुदकुशी के बराबर था। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, किसी तरफ सिवाय धुएं और शोले के कुछ दिखाई न देता था। उसका दिल घटने लगा और बच्चे का सर डोल गया। जेदे ने एक चारपाई से, जो अभी आग से महफूज थी, चादर उठा ली और बच्चे को उसमें लपेट कर कंधे से लगा लिया। चारपाई के साथ उसे एक दरवाजा नजर आया। उसने चारपाई फलांग कर क्वाड धकेले तो मालूम हुआ कि दूसरी तरफ से बंद थे। बाकी दो दरवाजे जल रहे थे। जेदे ने तमाम कुव्वतें यकजा करके उस दरवाजे को भी लातों से तोड़ लिया और दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे का हाल भी वही था। शोले तो कम थे, धुआं ज्यादा था। बच्चे का सर और मुंह चादर में लिपटा हुआ था। वो बुरी तरह तड़प रहा था और जेदा पसीने में नहाया हुआ निहायत तेजी से किसी रास्ते की तलाश में ठोकरें खा रहा था। फर्श पर पांव रखना महाल हो रहा था। जेदा अकेला होता तो जलते हुए दरवाजे में से ही निकल जाता, लेकिन उसकी तमाम तवज्जा बच्चे पर थी। टटोलते टटोलते जेदे को एक कोने में धुआंधार में छुपी हुई लकड़ी की एक सीढ़ी नजर आई, जिसके पायदान एक एक फुट चौड़े थे। सीढ़ी का नीचे वाला पायदान जल रहा था। जेदे की आंखें धुएं और तपिश से बंद हो रही थी। उसने पलकों पर जोर देकर आंखें खोलीं और शोले को फलांग कर दूसरे पायदान पर जा पहुंचा। उसे यूं लगा जैसे उसकी टांग जल गई हो और लाल सुर्ख गर्म लोहे की सलाखें उसके जिस्म के साथ चिपका दी गई हों। सीढ़ी पर वजन जो पड़ा तो जलता हुआ हिस्सा बैठ गया और सीढ़ी एक तरफ लुढ़कने लगी। नीचे से शोला बुलंद होकर जेदे और बच्चे के ताकुब में बढ़ रहा था, लेकिन जेदा आखिरी पायदान तक पहुंच चुका था। उसने हाथ ऊपर किया तो छत के साथ मिला हुआ लकड़ी का तख्ता महसूस हुआ, जो ऊपर को खुलता था मगर चटखनी बंद थी। कराची के पुरानी तर्ज के फ्लैटों की छतों में ऊपर जाने के लिए ऐसे रास्ते बनाए गए थे, जिनके नीचे सीढ़ियां लगी होती हैं और छत में एक मजबूत तख्ता होता है जो ऊपर को खुलता है। सीढ़ी किसी भी लम्हे गिरने ही वाली थी। धुएं से जेदे का दम घुट रहा था। यूं लगता था जैसे मौत भी जेदे के साथ आखिरी पायदान पर खड़ी थी। उसने आंखें बंद करके तख्ते को टटोला तो चिटखनी मिल गई, जिसे खोलकर जेदे ने धकेला तो तख्ता ऊपर उठ गया। इसके साथ धुआं घने गर्म बादलों की तरह उस तंग रास्ते पर हमला आवर हुआ। नकास की यही एक राह थी। जेदा तकरीबन गश खा गया था, लेकिन ऊपर चला गया। ये एक और कमरा था जिसमें आग तो नहीं पहुंची थी, लेकिन धुएं से इस कदर भर गया था कि कुछ नजर नहीं आता था। जेदे की आंखें अब बिल्कुल बंद होकर जलने लगी थीं। बच्चा गर्मी और हब्स की शिद्दत से तड़प रहा था। अब तो उसकी आवाज भी बंद हो चुकी थी। जेदा इसी कदर सोच सका कि यहां 2 मिनट भी रुक गया तो दम निकल जाएगा। अंधों की तरह टटोलता हुआ वो चल पड़ा। फर्श की तपिश तंदूर से कम नहीं थी। वो मेज से टकराया, फिर ट्रंक पर गिरा, उठा तो तपाई से ठोकर खाई। कहीं अटैची केस खुला पड़ा था। वो गिरता उठता आगे बढ़ा तो खुले हुए दरवाजे में से बाहर निकल गया। सामने दीवार से टकराया और बाएं तरफ घूम गया, क्योंकि दाएं तरफ से एक सख्त गर्म झोंके ने उसे झुलसा के रख दिया था। चंद कदम आगे बढ़ा तो वो ठोकर खा के आगे को झुक गया और उसका हाथ नीचे जा लगा। उसे महसूस हुआ जैसे ये चबूतरा है। पांव ऊपर रखा तो मालूम हुआ कि ये सीढ़ियां हैं। तमाम धुआं उसी रास्ते से ऊपर जा रहा था। जेदा धुएं में उड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। हवा के तेज झोंके ने उसके पांव उखाड़ दिए। सर तो पहले ही से चकरा रहा था। उसने महसूस किया कि वो खुली जगह पर आ गया है। सबसे पहले उसने बच्चे को चादर से निकाला। दूसरे लम्हे उसे खुनकी महसूस होने लगी और होश भी ठिकाने आने लगे। पलकों पर जोर दिया तो आंखें जरा जरा खुली। देखा कि वो छत पर खड़ा है। ऊपर आसमान था और धुएं के बादल ऊपर उठ रहे थे। शोलों की भयानक आवाज में उसे लोगों का शोरो गोगा भी सुनाई देने लगा। ये उस बिल्डिंग की आखिरी छत थी, तीसरी मंजिल की छत। ताजा हवा ने जेदे और बच्चे को दम घुटने से बचा लिया। वो जिंदा जलने से भी बच गए, मगर मौत की पीठ पर खड़े थे। जेदे ने लंबी लंबी सांसें लीं और संभल गया। आंखों को मल मल कर खोला। बच्चा हिचकियां ले रहा था। अम्मी पानी, अम्मी पानी। जेदे की आंखें अच्छी तरह खुली तो उसने गिरदो पेश का जायजा लिया।
धुएं में से उसे कराची की दूसरी इमारतें दिखाई दे रही थी। छत वसी मैदान की तरह थी, चारों तरफ फसील थी। जेदा फसील तक गया, झुक के देखा, उस तरफ बाजार की गली थी। दूसरी तरफ जाके देखा, उस तरफ भी बाजार की गली थी। वो भाग कर तीसरी तरफ गया, ये भी गली थी। ये इमारत चारों तरफ से किसी इमारत के साथ मिली हुई नहीं थी। जेदे ने ऊपर देखा, ऊपर आसमान था। फायर इंजनों की टन टन पानी फेंकने की आवाजें और लोगों का शोरो गोगा कानों के पर्दे फाड़ रहा था। जेदे ने एक दफा फिर चारों मुंडेरों का जायजा लिया, लेकिन बेसूद। बच्चे का सर डोल रहा था, वो अब नज़ा के वक्त किसी हिचकियां लेने लगा था। जेदा तड़प उठा। उसे एक ही रास्ता सूझा कि कोई नीचे से रस्सा फेंके और वो रस्से का सिरा फसील से बांध कर नीचे उतर जाए, लेकिन शोलों ने अब तमाम इमारत को हर तरफ से लपेट में ले लिया था। रस्से का ऊपर आना नामुमकिन था। वो सड़क की तरफ मुंडेर तक गया। नीचे देखा तो एक शोले ने लपक कर उसे झुलसा दिया। वो पीछे हटा और सामने देखा। उसका डूबता हुआ दिल संभल गया। उम्मीद की एक किरण चमकी और जेदे ने एक बार फिर आंखें सुकेड़ कर धुएं में से देखा। सामने सड़क के उस पार फुटपाथ पर एक पुराना और घना दरख्त था, जो सड़क के ऊपर फैलते फैलते जलती हुई इमारत से 5-6 गज तक पहुंचा हुआ था। यही एक रास्ता था। जेदे ने एक ऐसा खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया जो खुदकुशी का फैसला था, लेकिन बच निकलने की आखिरी कोशिश यही हो सकती थी। उसने सोच लिया था कि इस छतरी नुमा दरख्त की टहनियां शायद उसका वजन ना सहार सकें, और यह भी मुमकिन है कि वो मुंडेर से कूद कर दरख्त की टहनियों तक पहुंच ही ना सके। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि आग बेकाबू होकर फैल चुकी है, छत लोहे की तरह तप रही है और गिरने ही वाली है। जल कर मर जाने से तो यही बेहतर होगा कि वो कूद जाए। अगर दरख्त तक ना भी पहुंच सके तो वो सड़क पर गिर कर मर जाएगा, लेकिन बच्चा शायद उसके ऊपर गिरे और बच जाए। उसने और कुछ सोचे बगैर फसील को लातों से गिरा गिरा कर गज भर चौड़ा रास्ता बना लिया। वो 20-25 कदम पीछे आया। बच्चे को पीठ पर बिठाकर उसके बाजू अपनी गर्दन के गिर्द कर लिए और चादर बच्चे पर डालकर चादर के सिरे अपने सीने के आगे बांध लिए। बच्चा चादर में लिपट गया। जेदा 2-3 बार उछला, फिर बच्चे को हाथ लगाकर महसूस किया, गांठ को देखा। जब इत्मीनान हो गया कि बच्चा मजबूत बंधा हुआ है तो वो दौड़ पड़ा। उसने रफ्तार इतनी तेज कर ली कि 20-25 कदम का फासला पलक झपकते तय कर लिया। जेदे का आखिरी कदम मुंडेर पर पड़ा, जहां से उसने फसील गिराई थी, और वो जिस्म का तमाम जोर लगाकर हवा में आगे को बुलंद हो गया, बाजू आगे फैलाए जैसे उड़ रहा हो, और दूसरे लम्हे वो दरख्त की घनी शाखों पर जा पड़ा। जेदे के वजन से टहनियां टूटने लगीं। उसने चंद एक टहनियां मजबूती से पकड़ लीं और नीचे वाली टहनियों पर पांव रखे। इस तरह वो शाखों को थामता सिरकता बड़े टहन तक पहुंच गया। फायर ब्रिगेड के आदमी मसरूफ थे। हजूम में से 2-4 आदमी दौड़े और फायर ब्रिगेड की एक सीढ़ी घसीट कर दरख्त के साथ लगा दी। जेदा सीढ़ी पर पांव रखता नीचे आ गया। उसने सबसे पहले बच्चे को चादर से निकाल कर देखा। बच्चा सही सलामत था। बच्चे की मां रो रो कर हलकान हो रही थी और अभी तक उस दरवाजे पर नजरें जमाए हुए थी जिसमें से जेदा गायब हो गया था। उसने हाथों पर दुपट्टा फैला रखा था और अभी तक खुदा से अपना बच्चा मांग रही थी। उसके खामिन ने उसे एक बार फिर गुस्से से कहा था, तूने एक आदमी को जिंदा जला डाला है। मगर मां ने आंखें बंद कर रखी थी। उसने खामिन की तरफ ध्यान न दिया। उसके खामिन ने एक आदमी को बिल्डिंग की मुंडेर से उड़कर दरख्तों पर आते देखा था। फिर उसने जेदे के कंधे से अपना बच्चा लगा देखा तो वो दौड़ा गया। बच्चे की मां से किसी ने कहा, वो देखो, वो आदमी एक बच्चे को निकाल लाया है। मां दौड़ी गई। उसने अपने बच्चे को पहचान लिया और उसे जेदे से नोचकर सीने से लगा लिया। बच्चे का बाप जेदे से बगलगीर हो गया। एक हजूम जेदे पर टूट पड़ा। कोई हाथ मिला रहा था, कोई पीठ थपका रहा था, कोई गले लगने को लपक रहा था, और बहुतों ने तो दूर से ही मरहबा, जिंदाबाद और आफरीन कहकर दाद दे ली। जेदा उस हजूम में यूं खड़ा था जैसे अपने गिरदो पेश का होश ही नहीं था। मां ने बच्चा बाप के हवाले किया और गले का हार उतार कर जेदे के हाथ में दे दिया और बोली, मेरे प्यारे भाई, ये कबूल कर लो। जेदा अपने हाथ में सोने का हार देखकर चौंक उठा। उसने औरत की तरफ देखा, फिर हार को देखा। उसने आगे बढ़कर हार बच्चे के गले में डाल दिया
اور ہجوم کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ عورت اس کی طرف لپکی، اس کے خامن نے بھی کہا، لے جاؤ بھائی، ہم اجرت نہیں دے رہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ لیکن جیدہ کہیں گم ہو چکا تھا۔ ادھر وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوا، ادھر فائر بریگیڈ کی ٹن ٹن یک بارگی تھم گئی، ہجوم میں ہڑبونگ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کو روندتے بھاگ اٹھے، فائر انجن جدھر کو منہ آیا بھاگنے لگے۔ دلوں کو ہلا دینے والی خوفناک گڑ گڑاہٹ سے عمارت کی سامنے والی دیوار زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ 3 منزلہ عمارت کی دیوار کی بلندی معمولی نہیں تھی، چھتیں بھی گرنے لگیں اور آگ دور دور تک پھیلنے لگی۔